अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी कोरोना वायरस के चलते फिर से जारी भ रहा लॉकडाउन के जानकारी में दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम सब प्रखंड के अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के देखे पूरा बिहार में फिर से एक बार लॉकडाउन 16 तारीख से 31 तारीख तक किया गया। जरा देखे दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई अपना कार्यालय कक्ष में हर प्रखंड के अंचलाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कलन और लॉकडाउन के अवधि में कानून के पूरा पालन करावे के निर्देश दिलन। वो कहलन जे लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करनाई सुनिश्चित कराया जाए। थोड़ा ओवर क्राउडिंग में सर समस्या हुआ था, बट अब रेगुलरली सर निकालना बहुत जरूरी था। तो सर आप इसको स्टार्ट ले लीजिए, आज मैं मदद करवा देता हूँ। आप बढ़िया से जो कंटेनमेंट जोन का आने जाने का रिलीज करने का सब आप अपना रोज देखते रहिए, सीरियस देखना पड़ेगा और सिम्टम्स भी देखते रहें। सिम्टम्स से काफी फीवर है ऐसे स्पेशली जो नए सिरे से आ रहे हैं, नए बंदे जो आ रहे हैं उसको अभी सर नियम ये है सर, एवरीडे हम लोग चार्ट में एवरीडे क्योंकि सर ऑयल देने का हमारा नियम है। ये कल कितने लोग थे? इधर दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम सिंह तमाम थाना के निर्देश दिले जे लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करनाई सुनिश्चित किया जाए। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम आई तमाम थाना प्रभारी और पुलिस पदाधिकारी सबके निर्देश दिले जे लॉकडाउन के पूर्णतः पालन करनाई सबसे प्रमुख कार्य है, एकरा हर हाल में सुनिश्चित करावे के है। वो कहलन जे लॉकडाउन में कानून के उल्लंघन करे के अनुमति केकरो नहीं रहत। जे निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है ओकर पूर्णतः पालन कराया जाए। सभी थाना को और अन्य पुलिस पदाधिकारियों को हम लोगों ने कड़ा निर्देश दिया है कि कल सुबह से एक ही काम पे लगना है और वो है लॉकडाउन का अनुपालन कराना। हम लोग इसको पूरी सख्ती से अनुपालन कराएंगे। सभी को अच्छे से ब्रीफ कर दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है और सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। और आज डीएम साहब के यहाँ से हम लोगों ने सभी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग भी किया है। तो कल से हम लोग कड़ी कार्रवाई सुबह से इसके लिए तैयार रहेंगे और जो भी वाहन या व्यक्ति अवैध रूप से सड़कों पर पाए जाएंगे या कोई दुकान प्रतिष्ठान अवैध रूप से खुली पाई जाएगी, उन सभी के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की वाहनें चलेंगी या किस तरह की वाहनों पर रोक रहेगी? ये आदेश थोड़ा विस्तृत है। जितने भी मालवाहक वाहन हैं उनके आवागमन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वे सभी लॉकडाउन से मुक्त हैं। और इसके अलावा जो निजी वाहन हैं, निजी वाहन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस बंद हैं और जो टैक्सी है और टेम्पो है उनकी अनुमति है चलने के लिए। बाकी जो निजी वाहन है उसमें जो अलाउड सर्विसेज हैं, इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो गतिविधियां जिनकी इजाज़त है उनके लिए ही वाहन के इस्तेमाल की परमिशन रहेगी। और शहर में जो दवा या सब्जी है, किराना है, इसके लिए खरीदारी के लोग आ सकते हैं, उसकी परमिशन रहेगी। जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं उनका समय निर्धारण के संबंध में भी आज निर्णय जिला पदाधिकारी के स्तर से लिया जाएगा। इस संबंध में विचार विमर्श हुआ है। तो जो लोग नियम का उल्लंघन करेंगे ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये जो मास्क नहीं पहनेंगे उस पर 50 रुपये का फाइन अलग है। अगर किसी का वाहन साथ में पाया गया उल्लंघन करता हुआ तो मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत जो भी अधिकतम जुर्माना है वो जुर्माना उस पर वाहन पे किया जाएगा। और जो व्यक्ति या दुकान उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके विरुद्ध प्राथमिकी की भी कार्रवाई की जाएगी। तो क्या पहले जो लॉकडाउन थी, फर्स्ट लॉकडाउन, उसी प्रकार से जो फाइन की प्रक्रिया थी उसी तरह से ये प्रक्रिया चलेगी? जो पहला लॉकडाउन था उसमें हम लोगों ने फ़ाइन किया था, लेकिन उसमें कड़ाई हमारी कम थी, लेकिन इस बार पहले से भी ज़्यादा कड़ाई से इसको लागू किया जाएगा। आम लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बेज़रूरत सड़कों पर निकल जाते हैं, ऐसे लोगों पे क्या करना है? क्योंकि समाज के जो 90% के करीब लोग हैं सब मैच्योर हैं, समझदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। सब लोग जान रहे हैं कि ये कितना बड़ा खतरा कोरोना के रूप में हमारे सामने है, कितनी तेज़ी से संख्या बढ़ रही है, संक्रमण बढ़ रहा है। इसलिए स्वेच्छा से लोग अनुपालन करते हैं। लेकिन कुछ एक लोग ऐसे हैं अपवाद स्वरूप जो इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं
और मास्क का या सामाजिक दूरी का प्रावधान का वो पालन नहीं करते हैं, अनावश्यक रूप से बाज़ार में या फिर बाहर घर के बाहर भीड़ लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ ही लोग पूरे समाज के लिए संक्रमण फैलाने का वाहक बन सकते हैं, खतरा बन सकते हैं। तो लोगों से ये अपील है कि अपनी इस जिम्मेदारी को समझें, अपने लिए भी समझें और अपने परिवार और समाज के लिए भी समझें। संक्रमण अगर फैलेगा उससे हमारा जो परिवार के लोग हैं वो भी उससे प्रभावित हो सकते हैं। तो आम लोगों से अपील है कि अपनी स्वेच्छा से इस लॉकडाउन का अनुपालन करें और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें। एक तरफ कल से लॉकडाउन होने जा रही है, लेकिन सड़कों पे गाड़ी का इतना अधिक दबाव बढ़ गया है कि चारों ओर जिधर भी जाए सड़क जाम ही मिलेगा लंबी दूरी तक। इसके अभी तक जो लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, अनलॉक चल रहा था, तो सभी वाणिज्यिक गतिविधियां और डेली रूटीन की सभी गतिविधियां सबकी इजाज़त थी, तो इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पे पहले की तरह दिखाई देने लगा था, लेकिन कल के बाद ये बहुत कम हो जाएगा। लॉकडाउन अवधि लागू होने के बाद ट्रैफिक यातायात किस तरह से चलेगा आगे? ट्रैफिक में तो वाहन बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही गतिविधियां हैं जिनके लिए अनुमति रहेगी, तो इसलिए वाहनों का दबाव सड़कों पे बहुत कम हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर देल गेल। दरभंगा में महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान अपन उत्कृष्टता कायम रखलक। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर देल गेल, जाहिमे महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर दरभंगा के परिणाम सर्वोत्कृष्ट रहल। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान प्रत्येक वर्ष सफलता के सीढ़ी चढ़ि रहल अछि और गुणात्मक सुधार करैत बेहतरीन परीक्षा परिणाम के लेल विख्यात अछि। एहि वर्ष सेहो विद्यालय के छात्र छात्रा सब पिछला वर्ष बढ़िया प्रदर्शन केलनि अछि। विद्यालय के सुभाष कुमार 481 अंक यानी 96.2% अंक हासिल केलनि अछि और विद्यालय के टॉपर बनिकऽ कीर्तिमान स्थापित केलनि। ओतहि रोशन कुमार 95.8%, कैफ अहमद 95.4%, श्रीराम कुमार 94.2% अंक हासिल केलनि। विद्यालय के निदेशक हीरा कुमार झा अपन विद्यार्थी के सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करैत कहला जे विद्यार्थी के कठिन परिश्रम, अध्यापक के निरंतर मार्गदर्शन और प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मलिक और अशोक राय के कुशल संचालन, प्रबंधक राजीव कुमार एवं संजीव कुमार के सफल प्रबंधन और अभिभावक के विद्यालय के प्रति अडिग विश्वास के ही ई परिणाम अछि जे विद्यालय के छात्र छात्रा एतेक बढ़िया प्रदर्शन कर रहल छथि। हम लोग गदगद हैं, बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। हमारे 462 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें हमारे 54 स्टूडेंट्स को अबव 90% आया है और 65 स्टूडेंट्स को 80 और 89% के बीच आए हैं और 105 स्टूडेंट्स को 70 और 79% के बीच आए हैं। हर सब्जेक्ट वाइज भी ये लोग काफ़ी अच्छा किए हैं। कई स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स में 100 में 100 मार्क्स आए हैं और कंप्यूटर में 99, संस्कृत में 99, हिंदी में 98, इंग्लिश में 97, सोशल साइंस में 97 और उर्दू में 96, साइंस में 95। तो 90s में हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स, 54 स्टूडेंट्स जैसे हमने कहा, वो 90% से ऊपर लाए और अनेक स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज भी 90 सब्जेक्ट्स में 90 से ऊपर आए हैं। हम काफ़ी खुश हैं और हमारे स्टूडेंट शुभम कुमार को 96.2% मार्क्स आए हैं और हम सभी स्टूडेंट्स को आशीर्वाद देते हैं, कामना करते हैं कि अच्छा करें और नेक व्यक्ति बने और ऊंची मुकाम हासिल करें और देश के सेवा में अपना अहम योगदान दें। आपके माध्यम से हम अपने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इनके पेरेंट्स को भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और अपने सभी टीचर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं जिनके मेहनत से ये आज हमको ये शानदार रिजल्ट प्राप्त हुआ है। बोर्ड की रिज़ल्ट के लिए बच्चों को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन रिज़ल्ट जो आया उससे हमारा विद्यालय काफ़ी प्रसन्न है क्योंकि हमारे छात्रों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे मार्क्स लाए हैं। हम विद्यालय परिवार इस अच्छे रिजल्ट से काफ़ी उत्साहित हैं और इस लॉकडाउन की अवधि जो है वह विद्यालय के लिए अभिशाप की तरह है, लेकिन यह रिजल्ट जो है यह स्कूल वालों को थोड़ा सा उत्साह बढ़ा रहा है जो वह अपने काम में लगे रहें और बच्चों के शिक्षण व्यवस्था में सुचारू ढंग से जारी रखें। और किसकी प्रेरणा से इतनी अच्छी रिजल्ट तुम्हारा आया, क्या बनना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्कूल का जो सपोर्ट रहा है हम सारे स्टूडेंट्स के लिए वो अनबिलीवेबल था। उनके
बिना हम लोग कुछ नहीं कर पाते। सारे टीचर्स हों, प्रिंसिपल मैम हो, डायरेक्टर सर हो या ऑफिस के जो सारे स्टाफ हैं, सब ने हम लोगों को उत्साहित किया कि यू कैन डू एंड यू विल डू, आई बिलीव इन यू। एंड इसी तरह हम लोगों ने भी मेहनत किया। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो जो एक नॉर्मल स्टूडेंट का रूटीन होता है वैसा ही रूटीन कुछ मेरा भी था। सुबह उठना, स्कूल आना, स्कूल के बाद ट्यूशन, ट्यूशन के बाद फिर रात में पढ़ाई, फिर 10 बजे तक सो जाना, ऐसा ही। क्या करना चाहते हो? भविष्य में हम यूपीएससी में जाना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार प्रिंस। किस विद्यालय से हो? महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। सुपौल में आलू प्याज व्यवसायी संघ के एक बैठक आयोजित भेल। सुपौल सदर बाजार में आलू प्याज व्यावसायिक संघ एक आपातकालीन बैठक केलन, जाहि में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे लॉकडाउन के दौरान जिलाधिकारी के आदेशानुसार हम सब कच्चा आलू प्याज व्यावसायिक समयानुसार दुकान खोले के और बंद करे के बावजूद प्रशासन द्वारा तंग तबाह कयल जाइत अछि। अगर प्रशासनिक रवैया में सुधार नहीं होइत अछि तो 18 जुलाई से सदर बाजार के सब आलू प्याज व्यवसायी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल जेता। व्यापार संघ के संघ से डीएम साहब का एक ऑर्डर था कि कच्चा माल वाले आपको वो दुकान किराना वाला वो खोल के रखें, दूध वाले खोल के रखें। उस पर हम लोग किराना वाला, आलू वाला खोल के रखे। उस पर आके प्रशासन हम लोग को धमकाया, गाड़ी दिया, दुकान बंद करवाया। यही सब ये बात है। हम लोग डीएम साहब के अनुसार चले हैं और पुलिस आकर के प्रशासन ऐसी बात हम लोग को किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सजीम है। बेगूसराय में गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य कयल जा रहा है। बेगूसराय के चेरिया बरियारपुर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लऽ कऽ वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ कयल गेल। योजना में विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़त प्रकोप के कारण घर लौटल प्रवासी मजदूर के रोजगार उपलब्ध करानाइ एक प्रमुख उद्देश्य अछि, ताकि एहन प्रवासी मजदूर के रोजगार के समस्या के सामना नहीं करऽ पड़े। ये बात बेगूसराय के डीडीसी सुशांत कुमार चेरिया बरियारपुर पंचायत के विश्वकर्मा चौक पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के शुरुआत करत कहलन। जल जीवन हरियाली जो स्कीम चला रहे हैं तो इसमें ज़मीन पे हम लोगों को पौधा भी लगाना है। जितना ज़्यादा वन होगा उतना बढ़िया है। तो प्राइवेट ज़मीन पे भी बन रहा है तो ठीक है। सरकारी स्कीम्स भी लिया जा रहा है। सरकारी ज़मीन पे भी जैसे यहाँ पे पौधे ये पोखर का उड़ाही किया गया है तो पोखर उड़ाही किनारे किनारे उन पौधा लगाने का प्रोग्राम है यहाँ में, तो वो भी ले रहे हैं। तो सरकारी भी ज़मीन पे लगाया जा रहा है पौधा। और इसके अतिरिक्त भी गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें रोजगार का सृजन इन लोगों के लिए किया जाएगा। पश्चिम चंपारण में भारत के जनवादी नौजवान सभा द्वारा निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन कयल गेल। पश्चिम चंपारण में भारत के जनवादी नौजवान सभा DYFI के तरफ से जिला के बेतिया, बैरिया, चनपटिया, जीवनलिया चौक पर भारतीय रेल के बेधड़क हो रहा निजीकरण, प्लेटफॉर्म के बिक्री, सड़क के PPP मॉडल और लोकल ट्रेन के ठेका पर दे के काम के बंद करे के मांग के लऽ कऽ विरोध प्रदर्शन कयल गेल। जिला सचिव मोहम्मद हनीफ कहलन जे केंद्र सरकार के नौजवान विरोधी नीति के चलते देश में बेरोजगारी के लंबा कतार बढ़ल जा रहा है। प्रवासी मजदूर के काम नहीं मिल रहा है। नीतीश सरकार सबके कामदायी के वादा केने छल तैयो काम नहीं मिल पाबि रहा है। रेलवे का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। रेलवे का निजीकरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोतिहारी के पताही प्रखंड में एक विद्यालय के दीवार गिर गेल छल। आरोप है जे विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ईंट अपना निजी कार्य के लिए लऽ जायल जा रहा है। मोतिहारी के पताही प्रखंड मुख्यालय स्थित सिंहेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय के 4 दीवारी तुराई के कार्य होय के बाद 4 दीवारी के निर्माण कार्य करायल जाय के। सिंहेश्वर सेमिनरी उच्च विद्यालय के बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य मनरेगा योजना के तहत करायल जा रहा है। पहले से अर्धनिर्मित बाउंड्री वाल के तोड़ देल गेल, जेकर ईंट स्कूल के प्रधानाध्यापक नरेश पासवान के लड़का ट्रैक्टर पर लाद के अपना घर लऽ जा रहा है। एहि बीच गांव के युवक सब एकर विरोध कयलनि, जाहि के बाद मामला काफी तूल पकड़ लेलक।
हम तो सुबह शाम घूमते हैं जी, विद्यालय में देख रेख करते हैं। तो हम बैठे हुए थे फील्ड में, टोले में देख रहे हैं कि माने लीटा लगा रहा है पश्चिम साइड से। हम ट्रैक्टर देखे नहीं, जब ट्रैक्टर घूम कर ऐसे आया हैं तो हम देखे कि लड़का से केवाड़ी पीट रहा है का। तो हम लड़का से पूछे तो नहीं सर हम बॉल से खेल रहे थे। टोले में ट्रैक्टर आया, अपना फिर यहाँ पे ईटा उठाया और लेकर चला गया। ईंटा कौन ले गए हैं? मेरे जी के लड़का था, उसके साथ थे, स्कूल के हेडमास्टर। हम लोग ग्राउंड में आते हैं डेली दौड़ने, रनिंग करके हम लोग वापस जा रहे थे घर। तो हाई स्कूल के फील्ड में हम लोग दौड़ते हैं और हाई स्कूल में एक्सरसाइज करने हम लोग आते हैं। तो देखे कि यहाँ पे कल हला हुआ है, हम लोग आए वहाँ पे हाथ पैर धो रहे थे घर जाने के लिए। सुबह 5 बजे के करीबन का ये घटना है। यहाँ पे ट्रैक्टर लगा हुआ था, इसमें जो ट्रैक्टर लदा हुआ था उसमें लोड हो रहा था ईंटा, जिसमें प्रिंसिपल साहब के बेटा थे और 2 आदमी उन्हीं के गांव के था। और यहाँ पे गार्ड भी जो है नाइट गार्ड वो भी थे, वो भी देखे। तो उस समय हम लोग पूछे कि ईंटा कहाँ जा रहा है। जो छड़की जो है कि तोड़ा गया है, इस छड़की का ही ईंटा था, इसका छड़की का रिपेयरिंग हो रहा है। तो ईंटा टूटा हुआ है, फिर से जो है कि उसको बनाया जा रहा है छड़की को। तो हम लोग पूछे कि ये ईंटा कहाँ जा रहा है, प्रिंसिपल साहब के बेटा बोले। तो हम लोग बोले कि हम लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं, आते हैं, तो मेरा पूछना कर्तव्य बनता है, मेरा धर्म है। तो बोले कि नहीं, तुमको इससे मतलब नहीं है, कि हम ले जा रहे हैं, मेरे दरवाजे पे पानी लगा हुआ है वहाँ पे भरने के लिए। और कयन टेलर ईंटा गया है। सीतामढ़ी में बाढ़ के कारण बहुत लोग रेलवे ट्रैक पर शरण लऽ लेलनि अछि। सीतामढ़ी में अधवारा समूह के लखनदे नदी उफान पर अछि। बाढ़ के पानी सीतामढ़ी शहरी इलाका में भी दस्तक दऽ देलक अछि। एहि दौरान नगर से सटल इलाका में बाढ़ के साइड इफेक्ट सेहो देखे के लेल मिल रहा अछि। बाढ़ के कारण कई के आसियाना उजड़ि गेल अछि। शहर में जानकी नगर स्थित कुष्ठ कॉलोनी में रहे वाला सैकड़ों परिवार एहिसँ खासा प्रभावित छथि। ई परिवार सब रेलवे ट्रैक पर शरण लऽ लेने अछि, जाहिसँ रेलवे ट्रैक बिल्कुल जाम भऽ गेल अछि। भूख प्यास से बच्चा सब बिलखि रहल छथि, लेकिन हिनका तक अखन तक राशन नहीं पहुँच पाबि रहल अछि, जाहिसँ लोक सब में काफी आक्रोश अछि। हम लोग का यही दिक्कत है कि यह जानकी नगर कुष्ठ महला है, रेलवे लखनदेही के पास। यहाँ पर हम लोग बाढ़ में 3 दिन से रेलवे ट्रैक पर आके रह रहे हैं, लेकिन अभी तक न कोई जिला प्रशासन या कोई भी जिला अधिकारी देखने भी आया है। पिछले बार रंजीत कुमार थे डीएम हमारे किहन, तो वो हम लोग के देखने आए हुए थे, लेकिन इस बार देवी जी आए हुए हैं तो हम लोग के कोई भी आज तक ले जायजा लेने भी नहीं आए कि हम लोग डूब रहे हैं या भूखे रह रहे हैं या मर रहे हैं। अभी पानी है, हम लोग हर साल पानी में से निकलते हैं, साले लाइन पर बाल बच्चा लेकर रहते हैं। कब गाड़ी आया, कब क्या चीज़ हुआ, कोई मालूम नहीं है। हम लोग का बहुत दिक्कत है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, नगर प्रसाद है ना, कोई कुछ तरफ से मदद नहीं है हम लोग का। जिला प्रशासन की ओर से कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं भैया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लगातार भारत विरोधी बयान दऽ रहल छथि और भारत विरोधी काम भी कऽ रहल छथि। तो हुनकर पागलपन के आब स्थिति एहन अछि जे ओ भगवान राम के भारत के नहीं बल्कि नेपाल के बता देलनि, जाहि कारण हुनकर देश में सेहो थूथू हुनका पर भऽ रहल अछि। इमहर सीतामढ़ी में हुनका पर एकटा मामला दर्ज कराओल गेल हन। भगवान श्री राम के जन्मभूमि के बारे में विवादित बयान दे के मामला में सीतामढ़ी के अदालत में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ एक परिवाद दायर कयल गेल। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के अदालत में अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ऑनलाइन आवेदन दायर कयलनि। अधिवक्ता कहलनि जे नेपाल के प्रधानमंत्री द्वारा भगवान श्री राम के जन्मस्थल भारत के अयोध्या में नहीं बल्कि नेपाल में होय के बयान से हिंदू समाज काफी आहत अछि। और सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना अंतर्गत डुमरी कला के निवासी अधिवक्ता कहलनि जे नेपाल के पीएम के बयान से हम सब काफी दुखी छी और सनातन धर्म के अनुयायी ऐसा काफी गुस्सा में छथि। एहि लऽ कऽ हुनका पर मामला दर्ज कराओल गेल हन। नेपाल के प्रधानमंत्री ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्म स्थान को लेकर उन्होंने कहा है कि भारत जो है नकली अयोध्या खड़ा करके धार्मिक व ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। असली अयोध्या राम जी का यानी नेपाल में उनका कथन है, जो कि बिल्कुल ही उसके बयान से पूरा हिंदू सनातन धर्म के लोग आहत है। उनकी हमारी भी मानसिक और धार्मिक भावना आहत हुई है। इसी एवज में हमने उनके बयान के खिलाफ स्थानीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई 16 तारीख की तिथि को सुनिश्चित रहेगी। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि।
ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के संग्रामपुर में एक 18 वर्षीय युवक के नदी में डूबला से मौत भ गई। मोतिहारी के संग्रामपुर में गंडक नदी में स्नान कर रहा एक 18 वर्षीय युवक के डूबला से मौत भ गई। सूचना पर पहुंचल पुलिस नाविक के सहायता से शव के खोजबीन शुरू कर दिलक। मौका पर पहुंचल CO पुलिस बल के साथ पूरा स्थिति के नियंत्रण में रखने छथि। घटना संग्रामपुर थाना क्षेत्र के मंगलापुर ढाला के समीप अछि। घटना से नाराज लोग SH 74 के जाम कर दिलन, जाय में गाड़ी सब के लंबा कतार लाग गेल। एठम NDRF के टीम बजावे के मांग जोर पकड़ने छल। मोतिहारी में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष इशाद आजाद इस्तीफा दे दिलन। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड के युवा जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद इशाक आजाद जदयू पार्टी और अपन नेता सब से क्षुब्ध होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिलन। वो कहलन जे युवा जदयू पार्टी में लंबा समय से हम प्रखंड अध्यक्ष के पद पर कार्यरत छलहुँ। पार्टी के कार्यकलाप से असंतुष्ट भऽ हम इस्तीफा देलहुँ अछि। इशाक कहियो राजद के दामन थामि सकै छथि। मोहम्मद इशाक आजाद। आप जदयू में थे? जी, जदयू में केसरिया प्रखंड के युवा प्रखंड अध्यक्ष थे और केसरिया विधानसभा के कई पंचायतों के पंचायत प्रभारी भी रहे हैं। पार्टी को क्यों छोड़ दिया? देखिए, पार्टी को हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि कुछ पार्टी में सीनियर नेता हैं जिनका अपना जो है चलता बनता है, और जहाँ तक रही कि पार्टी में काम करने की बात, तो हम लोगों ने लंबे समय से पार्टी में ईमानदारी पूर्वक काम किया। 11 वर्षों से हमने पार्टी में काम करते आ रहे हैं। कुछ बड़े नेताओं के चलते जो है हम लोग पार्टी से इस्तीफा लगा रहे हैं। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव निर्मली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरा केलन। जनाधिकार पार्टी के अध्यक्ष पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्मली प्रखंड स्थित कोसी के बाढ़ प्रभावित इलाका के दौरा केलन। पप्पू यादव कोसी के इलाका के दौरा केलन जहां बाढ़ कहर बरपेनाइ शुरू कर दिलक अछि। पप्पू यादव आई कोसी के इलाका में स्थानीय लोग सबसे मुलाकात केलन, बांध के पूरा निरीक्षण केलन और कई गांव में जाकर लोग सबसे हालचाल लेलन। एहि दौरान पप्पू यादव कोसी के जनता के सामने ऐलान केलन जे ओ जे भी करे छथि ओ रियल करे छथि, वर्चुअल किछु नहीं करे छथि। हुनका रियल पर भरोसा अछि। हमरा वोटर नहीं बल्कि आदमी के जिंदगी के फिक्र अछि। गाड़ी से पाँव तक जमीन तक नहीं रखे महोदय, नहीं आए गाड़ी पर बैठ के देख लिए क्या है न है, पब्लिक से भी कोई काम किया कि नहीं किया। ये सबसे बड़ा दुखद क्या है कि अगले साल से कोसी ने अपना जो कोसी का जो रियल धार था, जो कोसी का रियल मुहिम था, वो बदल दिया, वो चेंज कर लिया। इस बार वो उसकी स्थिति गति और भी भयावह हो गई। जो दिघिया से लेकर के सौरा और सिकराटा तक जो स्थिति है, मुझे लगता है कि नेपाल यदि
2.5 लाख से ऊपर पानी क्यूब जब छोड़ देगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई गांव कुशहा से बड़ी घटना न घट जाए, त्रासदी बहुत बड़ी हो जाए। अब फिर से एक नया लूट का एक रास्ता बन गया सरकार के लिए। अब कहीं भी अस्पर नहीं है। दूसरी बात, आप काम कभी नहीं किए, टेंडर हुआ, इधर इस इलाके के नाम पर पैसा उठ गई। इस बार जब पानी आया तो इस इलाके के लोग ही बुरा में मेहनत कर दिए। अब मुझे लगता है कि मैं बार बार, आप देखते होंगे कि मैं बाढ़ के सवालों को लेकर बार बार बोलता हूं कि आज़ाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद फड़क्का तोड़ने की बात मैंने हमेशा किया कि जब तक फड़क्का रहेगा बिहार को कोई नहीं बचा सकता। आप गंडक, कमला, गोदावरी, महानंदा, कनकई, भूथी बलान, बलान, केहर, कनहर, कोसी, सोन और गंगा, जब हम गंडक, कमला, कोसी और गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी की, तो इसका जो गाद है वो सबसे ज़्यादा गंगा में जाके रुकता है। अब फड़क्का ऊंचा हो गया, गंगा गहरा हो गया, तो कोई रिसोर्सेस नहीं है अब गाद को फड़क्का के बाद जाने का, तो बिहार बच ही नहीं सकता। हमने कई बार प्राइम मिनिस्टर से बातचीत की, उस बीच में फिर लोकसभा में ये मामला उठा कि फड़क्का का जो मुहिम है, मुहान है, आप उसको चौड़ा करिए या तो उसको तोड़िए, अन्यथा बिहार एक दिन कोलैप्स कर जाएगा। अब भीमनगर बैरेज को लगभग 28 साल से 29 साल उसकी जो आयु है उससे ज़्यादा हो गई, और जब भीमनगर बैरेज बना था उस वक्त गाद बहुत ज़्यादा नहीं था। अब गाद का प्रेशर बहुत हो गया, कोसी की ऊंचाई हो गई। सुपौल में कोसी के रौद्र रूप काफी डरा रहा है। लोग के लगभग 100 गांव में जल तांडव शुरू हो चुका है। नेपाल के तराई इलाका में मूसलाधार बारिश के कारण बिहार के सुपौल में जल तांडव शुरू हो गए। सुपौल जिला के 6 प्रखंड में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हो गए। कोसी तटबंध के भीतर 100 से अधिक गाँव है, जाहि में करीब 10,000 से अधिक घर में बाढ़ पानी घुस गए। कोसी नदी के कटाव से जगह जगह सड़क और पुल धराशायी हो गए, जाहि में 5 दर्जन से अधिक गाँव के सड़क संपर्क भंग हो गए। कोसी तटबंध के भीतर के गाँव बाढ़ प्रभावित लोग नाव से बाहर निकल रहा है। सबसे अधिक तबाही सुपौल जिला के मरौना प्रखंड के घोघरिया और सिसौनी पंचायत के लोग हैं, जहां कोसी नदी के पानी लगभग 1200 से अधिक परिवार के जीवन मुहाल को देने अछि। ओते सुपौल सदर, निर्मली, सरायगढ़, भपटियाही, किशनपुर और बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के लोग सेहो जल तांडव से काफी परेशान हैं। घर में पानी घुस गया है, बाल बच्चा के लेकर आ रहा हूँ बाहर से, पानी में हेल के उचके पर। कितने घरों में पानी घुसा है? बहुत गाँव है, 2000-4000 से ऊपर है। क्या नाम हुआ, कौन सा गाँव है ये? परसा गाँव है, बिजली मुखिया नाम है। कोसी नदी के पानी काफ़ी भयंकर स्थिति, घर मोहल्ला गांव में हर जगह फैल गया है। मोटा मोटी बहुत कम ही जगह ऊंचा स्थान है जहां पे लोग शरण लिए हुए हैं। हम 9 से दौरा कर रहे हैं, 9 हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। कोई दुर्घटना की आशंका अभी तक नहीं है, न ही दुर्घटना होगी। कितने घरों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है? मोटा मोटी 1000 से ऊपर घर है मेरे पंचायत में, 7 वार्ड में, जो हर तमाम घर जलमग्न है। लोगों को बाहर कैसे निकालना? 9 के बस सिर्फ एक रास्ता है, 9 हमारी। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं दिख निकाल रही ही रहे हैं, निकालने के बाद जो होगा वहाँ पर विद्यालय में उसका भोजन का इंतजाम किया जाएगा। राजधानी पटना में सब विपक्ष के पार्टी एक साथ चुनाव आयोग कार्यालय पहुँच कर अपन फरियाद के लगेलन। राजधानी पटना में आज सब विपक्षी दलक एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचल। एहि दौरान प्रतिनिधिमंडल वर्चुअल चुनाव पर रोक लगाकर परंपरागत तरीका से चुनाव कराबे के मांग चुनाव आयोग से कलक और एक ज्ञापन से सौंपल गेल। क्या डिमांड क्या है? उसमें हम लोगों की जो मूल बात है कि अभी बिहार में कोरोना का जो बढ़ता हुआ खतरा है, ये एक कॉमन कंसर्न होना चाहिए, आवाम की सुरक्षा, और इसके मद्देनज़र चुनाव आयोग को, राज्यों को, तमाम एजेंसी को निर्देशित करना चाहिए कि कोरोना की रोकथाम पर एक विशेष कदम उठाया जाए, क्योंकि कोरोना महामारी का ये प्रकोप यदि नहीं रुकेगा तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया चुनाव कराने की एक कंडीसिव स्थिति ही नहीं बनेगी।
इसलिए चुनाव के लिए कंडीसिव स्थिति बनाने के लिए ज़रूरी है कि रोकथाम हो कोरोना के पूरे बढ़ते हुए पर। और दूसरी बात अब उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संविधान के प्रदत्त जो अधिकार है उन अधिकारों की सुरक्षा चुनाव आयोग करवाए, तमाम उम्मीदवारों को, तमाम पार्टियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसको इंश्योर करे, धन बल के प्रयोग पर रोक लगाए, ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया पूरा चले और वर्चुअल उसको लेकर के पूरी बात की। और हम लोगों ने इस बात को भी रखा कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन लोकतंत्र की सबसे बड़ी कसौटी है, इसलिए व्यापक जन समुदाय की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो इस दिशा में चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद के अंतिम संस्कार भेल, जाहिमे वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी सेहो पहुंचला। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद आई पंचतत्व में विलीन भ गेला। ऐसे पहले खगड़िया में उनकर अंतिम यात्रा में विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी सेहो शामिल भेला। उनका पार्थिव शरीर के कंधा सेहो देलनि। संगे संग मुकेश सहनी पूर्व मंत्री के निधन पर गहरा शोक व्यक्त केलनि। विचारधारा पे इनके संघर्ष को आने वाले समय में हम लोग पूरा करेंगे। जो उन्होंने अपना जो सपना देखे हैं, खास करके निषाद समुदाय, अति पिछड़ा समुदाय में जो समाज जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके बीच में रहकर उनके मान सम्मान के लिए हमेशा काम करते रहें। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनके बताए हुए रास्ते पे हमेशा चलें और इस समाज को हमेशा कुछ न कुछ करते रहें ताकि समाज में आगे भी उन्नति बढ़ते रहे। यही सब को लेकर हम लोग आने वाले समय और परिवार के साथ हम हैं। दरभंगा में कई लोग आई जनाधिकार पार्टी के सदस्यता ग्रहण कलन। दरभंगा में जनाधिकार पार्टी में दर्जनों लोग आई जुटला। कार्यकर्ता सब जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के आवास पर जनाधिकार पार्टी के सदस्यता लेलन। इस दौरान जिलाध्यक्ष मुन्ना खान सबके पार्टी में स्वागत कलन। मैं इनका दिल से पार्टी में स्वागत करता हूं, इनको धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये नौजवान लोग आए ताकि बिहार की दिशा और दशा बदलने में एक ताकत का काम करें। ये अपने आज दर्जनों साथी के साथ यहाँ अपने मिले हैं, सदस्यता ग्रहण की है, किस तरह से संगठन में काम करेंगे? देखिए, पार्टी का मेन सबसे बड़ा जो अभी काम है वो ये है कि पार्टी की सदस्यता, जो अभी सदस्यता अभियान चल रहा है पिछले 1 महीने से, उस अभियान के तहत अभी हमारे पास लगभग 12 दिन और बचा हुआ है। उस 12 दिन के अंदर हम लोग चाहेंगे कि जितना सदस्य बना सके, चूँकि हम लोग का टारगेट है कि कम से कम 10 लाख सदस्य पूरे दरभंगा के अंदर 1 लाख सदस्य पूरे दरभंगा जिला के अंदर बनना चाहिए। लगभग 30,000 के आसपास बन चुके हैं और मैं कोशिश करूंगा कि ये लोग जो जुड़ रहे हैं वो भी लोग सदस्य बनाने का काम करें ताकि जो टारगेट हमारी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक का, जो पप्पू यादव की आकांक्षाएँ हैं, उस पर हम लोग खड़ा उतर सकें। दरभंगा में भीम आर्मी द्वारा ज्योति हत्याकांड के लौक प्रदर्शन कयल गेल। दरभंगा में आईजी के सामने भीम आर्मी द्वारा ज्योति हत्याकांड के स्पीडी ट्रायल के मांग समेत कई मांग के लौक आई प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन में काफी संख्या में लोग जुटल छला। आज यह प्रदर्शन मेडिकल चौराहा से निकल करके आईजी साहब के कार्यालय के समक्ष आईजी साहब का घेराव कर रहा है। पतोर में जो घटना 1 तारीख को घटी है वह ज्योति कुमारी की हत्या की गई है और उसके बयान को बदल करके पुलिस वाले ने पूरे एफआईआर को बदल करके तथ्य से अलग करके एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें हत्यारों को बचाया गया है और उसको सत्ताधारी पक्ष के लोग बचाने की साजिश कर रहे हैं। 15 दिन बीत गए हैं, अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हम चाहते हैं कि हम लोग उसको जो फांसी की सजा हो और इसके विरोध में अभी न्याय मिले, और इसलिए हम लोग यह जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ साथ गंगा देवी जो गलत ब्लड चढ़ाने के कारण डीएमसीएच में उसकी हत्या हो गई, उसको भी न्याय मिले। इसके लिए आज हम लोग संपूर्ण दलित संगठन मिलकर के दलित शोषण मंच, भीम आर्मी, अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, AISF सभी संगठन मिलकर के आज आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आज आईजी साहब के कार्यालय के सामने हम लोग ज्योति और गंगा देवी को न्याय की मांग को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कर्पूरी चौक से यहाँ आए हैं ज्योति और गंगा को न्याय देने की मांग को लेकर। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के शशि रंजन SSP से फरियाद लगौले जे हुनक चाचा के ऊपर जानलेवा हमला करे वाला सबके तत्काल गिरफ्तार कयल जाए। कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के शशि रंजन पिछला दिन से SSP से गिरफ्तारी के लौक फरियाद केने रहत। आई फेर SSP से मुलाकात क के अपन चाचा रंजीत कुमार पर जानलेवा हमला के आरोपी सबके तत्काल गिरफ्तार करे के मांग के लोग एक ज्ञापन दिलन।
वो कहलन जे हुनक चाचा खेत में मकई कटवा रहल छला, ओहि दौरान विरोधी द्वारा हुनका पर तलवार से बेतरतीब ढंग से हमला कयल गेल और उनका काफी नुकसान पहुंचायल गेल। एहि दौरान बीच बचाव कराबऽ आयल लोग सबके सेहो तलवार से बेतरीका काट कुट देल गेल। सर दिनांक 2/6/2020 को जो है हमारे चाचा रंजित कुमार राय जो वर्तमान भिंडवा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं, वो अपने खेत में मक्का का फसल मजदूर के साथ कटवा रहे थे। गांव के ही 15-16 अपराधी जिसमें राजेश राय, अश्विनी राय, जयप्रकाश राय, अन्य अभियुक्त लोग थे जो उनको खेत पर घेर कर तलवार फरसा से बुरी तरह से काट दिए और जान मारने के नियत से हमला करता रहा। बचाने के लिए जैसे उनके बड़े भाई द्रोगी राय, भतीजा रोशन राय भी गए तो उन्हें भी ये लोग पूरी तरह से तलवार और फरसा से घेर कर काट दिए और ये लोग तब तक वार करते रहे जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हो गए। अंत में ये लोग को लगा कि अब मर गए तो मृत समझ के ये लोग छोड़ के भाग गए। उसके बाद हम लोग उन लोगों को ग्रामीण के सहयोग से, परिवार के सहयोग से उठाकर पीएससी लाए। वहाँ नहीं स्थिति को नाजुक देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया गया और उसके बाद पीएमसीएच और आईजीएमएस में उन लोगों का अभी वर्तमान समय तक इलाजरत हैं जो जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं। एसएसपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, उसमें हमने माननीय मंडल पुलिस पदाधिकारी जो केस के सुपरविजन किए दिनांक 5/6/2020 खरतियान के आधार पर जो है केस हुआ था, उसमें सुपरविजन में जो गोलीकांड के मुख्य अभियुक्त हैं राजेश कुमार राय, उनका नाम ही छांट दिया गया। और जब हम लोगों के पास इंजरी आई तो हम लोग का गोली जो चला था वो सही प्रूफ हुआ कि नहीं सही में गोली लगा था। यही लेके हम लोगों ने आज जो है एसएसपी साहब को ज्ञापन दिया कि सर वहाँ गोली चली थी, ये हमने एफआईआर में भी लिखा है और जख्म प्रतिवेदन भी है। फिर भी डीएसपी साहब जो राजेश राय जो पैरवी और पैसा के बल पर अपना नाम छटवा लिए, तो उन अभियुक्त को सर अपने स्तर से भी जांच कर उनके नाम को इसमें घटना में शामिल किया जाए, क्योंकि उन्होंने राजेश कुमार राय ही गोली चलाया था और उनका जख्म प्रतिवेदन भी गोलीकांड का है। यही न्याय के लिए आज ने एसएसपी साहब से हम अनुरोध किया और सर आश्वासन दिए कि आपको न्याय मिलेगा। दरभंगा में नदी के जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जाहिसँ लोग सब आब चिंतित भेनाइ शुरू भ गेला हन। दरभंगा में जतेक नदी है सब में लगभग जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लहरियासराय से किछु किलोमीटर दूर एकमी में नदी के जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जाहिसँ हनुमान नगर प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायत जलमग्न भेल जा रहा है। एकमी का भी अभी नदी भी भर गया है और कई पंचायतों में पानी आ गया है, क्या कहना है? जैसे पंचौर, बिरामपुर इस सब में सब में पानी आ चुका है। एकमी घाट पर नदी में भी कुछ पानी उछलने वाला है, कुछ क्षति भी है खेती गृहस्थी का, हर चीज़ में बाढ़ का पानी बेतहासा बढ़ रहा है। कई पंचायत, हनुमान नगर के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी घुस गया है, क्या कहेंगे, क्या समस्या हो रही है? इसमें तो अभी देश में समस्या ही समस्या खड़ा हो गया है। पहला तो समस्या कोरोना का मार है, दूसरा बाढ़ का मार है, तीसरा चीन का मार है और चौथा में जो है कल से लॉकडाउन बिहार में लग रहा है। यहाँ तो अब जीना दुर्लभ हो गया है लोगों को, न खाने पीने का कोई व्यवस्था ठीक से मिल रहा है और न कोई व्यवस्था बात है। पब्लिक को अब एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा है। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। बस ई बात के ध्यान राखू जे 16 तारीख से 31 तारीख तक फिर से लॉकडाउन के घोषणा कयल गेल हन। लॉकडाउन के अवधि में घर से बाहर निकले से पहले नियम के पूर्णतः अध्ययन और फेस पर मास्क लगेनाइ आवश्यक है, नहीं तो सड़क पर अयला के बाद फजीहत और जुर्माना के सामना करऽ पड़ि सकैत अछि। तें सुरक्षित रहबाक लेल फेस मास्क जरूर लगाबू और सोशल डिस्टेंस के पालन करैत लॉकडाउन के नियम के पूर्णतः पालन करू। देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।